जय क्लास। हाँ, आज की वीडियो में भैया हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना। आज पॉलिटिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। क्लास 12 वाली बढ़िया है। ठीक है ना। क्लास 12 की पॉलिटिक्स आप मतलब समझने के लिए अपने आप में बढ़िया है ये। ठीक है ना कि आजादी से लेकर के लास्ट तक कैसे क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें हुई, कांग्रेस सत्ता में आई, फिर कांग्रेस सत्ता में आने के बाद क्या क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ, इंदिरा गांधी का क्या रोल रहा, मोरारजी देसाई का क्या रोल रहा, मोरारजी देसाई चुनाव कैसे जीत गए। ठीक है ना। उसी में राष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ क्योंकि जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई। बहुत सारी चीजें हम लोग मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक क्या ध्यान में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। शुरुआत में तो कांग्रेस का दबदबा इतना ज्यादा था कि पूछो मत, जलवा था कांग्रेस का। ठीक है ना। फिर बाद में कुछ ऐसे निर्णय लिए गए, उसी बीच में युद्ध वगैरह भी हो गया। ठीक है ना। 62 का, 65 का, फिर 71 का, तीनों युद्ध लगातार हो गए। तो इसी चक्कर में थोड़ा सा भारत फिर मिले आ गया। फिर पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा हम लोग मतलब ठीक ठाक लेवल की पॉलिटी क्लास वाली मतलब बहुत सारी चीजें आपको यहाँ जानने का अवसर मिलेगा। कोई आम इंसान आपके सामने बरगला के नहीं जा पाएगा। ये बढ़िया है मतलब इस तरीके से पढ़ने के बाद ये हो पाएगा थोड़ा। ठीक है ना। थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। इस अध्याय में आजाद हिंदुस्तान की शुरुआत कुछ साल चुनौतियों से भरे थे। सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी। आजाद हिंदुस्तान की राजनीति इतिहास की इस चर्चा की शुरुआत हम इन्हीं चुनौतियों का जिक्र करेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि 1947 के बाद पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से सफलता का निपटारा किया गया। आजादी मिली लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ। बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लोग विस्थापित हुए। विस्थापित मतलब भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आए। ठीक है ना। इस घटना से धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर ही आंच आने लगी। देशी रियासत को भारत संघ में शामिल करने का मसला तुरंत हल करना जरूरी था। ये सबसे बड़ा मुद्दा था मेरे भाई कि देशी रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने का। अच्छा, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है संघ, भारत संघ। संघ का मतलब होता है कि अगर कोई देश भारत में आके मिल गया तो वो मिल गया। अब वो किसी भी कंडीशन में भारत से अलग नहीं हो सकता है। ये है भारत की संघीय ढांचा। समझ में आ रहा है? इसलिए बोला जाता है भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। समझ में आया ना। देशी रियासत वाला मसला मसला बहुत जरूरी था मेरे भाई। ये एक ऐसा मसला था मतलब जो लगता था कि यार इसको हल कर लिया मेरे भाई तो कुछ भी कर लिया, मतलब इस तरीके का मसला था ये देशी रियासत वाला। समझ में आ रहा है ना। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को भाषाएं अलग अलग थी, बिल्कुल भाषा अलग अलग थी। लोगों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए देश के अंदरूनी सीमा रेखाएं फिर से तय करनी थी। भाषा, जाति, मजहब, रंग, रूप सब कुछ ध्यान में रखते हुए एक अलग से फिर से भारत के अंदर सीमा रेखा खींचनी थी कि राजस्थान का एरिया क्या होगा, गुजरात का एरिया क्या होगा, महाराष्ट्र का एरिया क्या होगा, एमपी का एरिया क्या होगा, उत्तराखंड का एरिया क्या होगा, किसका कौन सा एरिया होगा। सबसे बड़ी चुनौती यही थी। इसको भी ध्यान में रखते हुए कि किसी भारत की एकता अखंडता पर कोई प्रभाव न पड़े, रूप रंग भाषा पर किसी की कोई प्रभाव न पड़े और काम भी हो जाए। बहुत बड़ी चुनौती थी अपने आप में ये। अगले दो अध्याय में हम दूसरी चुनौती की चर्चा कर रहे होंगे। शुरुआत के दौर में देश की चुनौतियों से निपटना पड़ा। कलकत्ता 1947 का ये दृश्य है मेरे भाई। ठीक है ना। दंगा प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भारत और पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए भारत में गश्त कर रहे ट्रकों पर चढ़े। इन लोगों का यह चित्र विभाजन और खुशी की त्रासदी दोनों एक साथ बयां करते हैं। चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा भैया। ठीक है ना। ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, बढ़िया रहेगा। जीवन में दुख थोड़ा कम होगा। चलो। नए राष्ट्र राज्य की चुनौती है। 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस राज संविधान सभा में एक विशेष सत्र को संबोधित किया। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्य वधु से चिर प्रशिक्षित भेंट, ये नाम याद रखिएगा, या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। अपने इतिहास के पाठ्यक्रम आ, पुस्तकों में
पढ़ा है कि हमारी आजादी की लड़ाई में कई आवाजें बुलंद रही। बहरहाल, दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात यह कि आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। दूसरी यह कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। शासन में गरीबों और कामगारों का खास ख्याल रखा जाएगा। देश अब आजाद हो चुका था। आजादी से जुड़े अपने सरों को साकार करने का वक्त आ गया था। यह कोई आसान काम नहीं था। राष्ट्र राज्य के रूप में आजाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था। बिल्कुल मेरे भाई, हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालातों में आजाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई मुल्क वैसी हालत में आजाद हुआ हो। नेहरू और गांधी को गाली देने वालों चुट्टों, एनसीईआरटी इस बात को बोल रही है कि जिस समय देश आजाद हुआ था, शायद ही कोई देश उस समय इस तरीके से आजाद हुआ। उस टूटी फूटी कंडीशन में उस व्यक्ति ने इस देश को संभाला था और पहला प्रधानमंत्री बन के बैठा था। और औकात नहीं कि अपने गांव के मुखिया से लड़ जाओ, गांधी हो नेहरू गरियाते हो। आजादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ। 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। आजाद हिंदुस्तान की इन्हीं परिस्थितियों में बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आजादी के उथल पुथल दिन भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। जीवन में दुख होना लाजमी था मेरे भाई। 15 अगस्त 1947 लाल किले पर प्राचीर से भाषण देते पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आते चुनौतियों के ऊपर। चुनौती क्या क्या थी जब देश का बंटवारा हुआ था? तो मुख्य तौर पर भारत के सामने तीन तरह की चुनौतियां थी। पहली और तात्कालिक चुनौती, एकता के सूत्र में बंधे ऐसे भारत को गढ़ने की जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। किस रंग का कोई है, कौन सी भाषा कौन बोल रहा है, कौन से कपड़े कौन पहन रहा है, कैसा उसका समाज है, कैसा नहीं है, इन सब विविधताओं के साथ भारत को एक धागे में पिरो के रखना था। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग अलग थी, वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह सच में साबित हुई। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या एक ऐसा क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज्यादा जोर देगा, बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा? तिलांजलि मतलब होता है कि बाकी उद्देश्यों को छोड़ देगा, केवल एकता पर ही बल देगा? नहीं मेरे भाई, समझते हैं, अभी आगे चैप्टर पढ़ेंगे समझ में आएगा। क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ यह सवाल भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब होता है कि अपने संविधान क्यों और कैसे, यही चैप्टर है पहला। हाँ, इसमें आपने क्षेत्रीय अखंडता के बारे में पढ़ा होगा। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे क्षेत्र बटे हुए हैं उनकी अखंडता को प्रभावित ना हो, ऐसा कुछ प्लान करना। इस बात का ध्यान रखते हुए आगे चलना है कि किसी की क्षेत्रीय अखंडता प्रभावित ना हो। अगर यूपी है तो उसकी अखंडता प्रभावित ना हो, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, किसी की एकता और अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग को आगे भारत को लेकर चलना था। हम कल हम अंग्रेजी राज्य की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। महात्मा गांधी, 14 अगस्त 1947, कलकत्ता अधिवेशन। दूसरी चुनौती, सबसे पहली चुनौती तो मेरे भाई यही थी कि कैसे सबको एकता के सूत्र में बांधा जाए। दूसरी, लोकतंत्र को कायम करने की थी। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में
मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया गया। इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होगा, लेकिन इतना भर ही काफी नहीं होता। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतंत्र व्यवहार बर्ताव चलन में आए। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास में जो समूचे समाज का भला हो, ना कि कुछ तबकों का। सबसे खतरनाक चुनौती, किसी एक व्यक्ति का भला हो यह जरूरी नहीं है, सबका भला होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास। समझ में आया? ऐसे मोर्चे पर संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा। सामाजिक रूप से वंचित तबकों को, धार्मिक, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाएगी। संविधान ने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों और लोक कल्याण के लिए उन लक्ष्यों को स्पष्ट कर दिया था, जिन्हें राजनीतिक रूप से जरूर पूरा करना चाहिए था। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। आजाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों को आगे क्या रुकना है, संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने के लिए करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली, इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की गई है। इस किताब में आजादी के बाद के दौर की भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है, ताकि आप खुद इन जैसे सवालों के अपने उत्तर तलाश पाने के काबिल हो सके। शुरुआत के 3 अध्यायों में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जिन 3 चुनौतियों का जिक्र किया गया है, उनका आजादी के बाद शुरुआती सालों में कैसे सामना किया गया। मेरे मन में हमेशा यह इच्छा रही है कि एक टाइम मशीन मिल जाए तो मैं थोड़ा पीछे लौटूं और 15 अगस्त 1947 के जश्न में शिरकत करूं, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ अलग नजर आ रहा है। आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। आजादी के तुरंत बाद राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां सबसे प्रमुख थी। राष्ट्र निर्माण की चुनौती, कैसे इस राष्ट्र का निर्माण किया जाए। इस पहले अध्याय में हम इस चुनौती पर ध्यान केंद्रित करने के शुरुआत में उन घटनाओं की चर्चा की जाएगी जिन्होंने आजादी को एक संदर्भ प्रदान किया है। इसमें इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आजादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपने को किस तरह के साझे इतिहास और साक्षी नियत फलक पर गढ़ा। अगले 2 अध्यायों में हम लोकतंत्र कायम करने की, बराबरी तथा इंसाफ पर आधारित आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौतियों पर विचार करेंगे। मतलब दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना आएगी, उसमें कुछ कुछ सुधार होगा, कृषि पर ध्यान दिया जाएगा, बाकी सारी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा, बड़े उद्योगों पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। फैज मोहम्मद फैज ने कोट लिखा हुआ है, ठीक है ना। सुबह आजादी, फैज मोहम्मद फैज, ठीक है ना। अधियारी सुबह आकाश, दिल के गम के नाव। आइए, हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। ये मोहम्मद अली जिन्ना कराची अधिवेशन में बोल रहे हैं भैया। हाँ, फादर ऑफ पाकिस्तान बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत बड़ा रोल नहीं रहा है ये करने में इनका, इनको तो पहले मारना चाहिए था, लेकिन खैर जो गलतियां हो गई वो हो गई। हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय की जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदाय में तरह तरह के लोग शामिल है। अगर मुसलमान, पठान, पंजाबी, सिया, सुन्नी आदि में बटे हैं, तो हिंदू, ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री, बंगाली, मद्रासी, अलग समुदाय में पाकिस्तान में आप आजाद हैं। आप अपने मंदिर में जाने के लिए आजाद हैं, अपने मस्जिद में जाने के लिए जाने या किसी भी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आजाद हैं। आपके धर्म, आपकी जाति या विश्वास को राज्य को उससे लेना देना नहीं। हाँ गरीब, हाँ हाँ। खैर, हाँ हाँ भाई, जिसको भी लगता है हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये बनेगा, मैं अच्छा एक चीज और हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं चीजों, ठीक है ना। फालतू फालतू बात ये लोग करते रहते हैं, बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। मेरे भाई एक चीज जान लो, ठीक है ना। सबसे पहली बात, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, इस बात को जान लो।
कहीं नहीं बनेगा, हम समझाते हैं। संविधान जब लिखा जा रहा था, उसमें लिखा गया था कि जब भी संविधान के मूल ढांचे को बदला जाएगा, मूल ढांचा मतलब संविधान में जो चीजें शुरुआत से लिखी गई हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, एकता के सूत्र में बंधे रहने की बात, जब भी इन चीजों को परिवर्तित किया जाएगा या इन चीजों में बदलाव किया जाएगा, तो संविधान सभा में उन सभी का होना आवश्यक है जो संविधान बनते टाइम या लिखते टाइम मौजूद थे। अब इस बात को जान लो कि ना तो वो संविधान सभा में अवेलेबल है, ठीक है ना, कि मूल ढांचे को प्रभावित करने वाला ऐसा कोई निर्णय है और तुम उस पे संसद मिलकर उसमें कुछ काम कर दे, ऐसा हो नहीं से रहा। तो ये बरगलाने वाली बातें, जाहिलों वाली बातें करना बंद करो, ठीक है ना। और अगर लगता है कि हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र जो मन करे वो बनाओ यार, हमसे लेना देना नहीं है उससे, ठीक है ना। तुम्हारी मानसिकता, तुम जानो पढ़े लिखे हो तो जाहिलियत वाली बात नहीं करते, ठीक है। हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र बनाने से देश का भला नहीं होता, देश का भला होता है औद्योगिक क्रांति से। फैक्ट्री लगाओ, लोगों को रोजगार दो, लोगों को रोजगार दोगे तो लोग व्यस्त रहेंगे। जितने लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो मेरे भाई, तुम बताओ तुम्हारे फादर किस प्रोटेस्ट में जाते हैं? अगर फादर कहीं जाओ आप करते हैं तो किस प्रोटेस्ट में जाते हैं वो? कौन सा हिंदू मुस्लिम एकता वाला संगठन चल रहा है जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं करते। जो बेरोजगार होता है, जिसके पास नौकरी नहीं होती, जिसके पास पैसा नहीं होता है, वो 500 रुपये के लिए झंडा ढोता है। 500 रुपये मिल जाएगा, आज बच्चों को कुछ अच्छा खिला देंगे। और इसी राजनीति पे काम कर रहे हैं लोग। इसीलिए शिक्षा को पीछे ढकेला जा रहा है, बाकी चीजों को आगे किया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये जाहिलियत वाली बात बंद करो कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये बनाओ यार, हो सके तो तुमसे बनाओ, ठीक है ना। हम क्या ही कहें इसमें, ठीक है ना। अगर संभव हो तो बनाओ, हम कहें तुम्हारा विरोध करें? मेरे भाई हम खुद हिंदू हैं। हिंदू, मुसलमान, समझ में आया ना? हमको कलमा भी आती है, हम पढ़ देंगे, टेंशन मत लेना। है? नहीं नहीं, कृपया नहीं भाई, हम सारे धर्मों को मानते हैं, ठीक है ना, सारे मजहबों को मानते हैं। किसकी कब आवश्यकता पड़ जाए मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अपने अपने मजहब को मानिए, किसी का कोई मजहब बुरा नहीं है, ठीक है ना। किसी के मजहब में कभी ये नहीं सिखाया गया कि तुम दंगा करो, फसाद करो, नहीं नहीं। उसमें सिखाया गया कि अमन और चैन शांति रखो, ठीक है ना, शांति से अपना काम करो और देश के लिए भला करो, ये सिखाया गया है। अब तुम मजहब उल्टे सीधे पढ़ लो तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है। बिल्ली तुम्हारा रास्ता काट दे रही है और तुम वेट कर रहे हो करो दूसरा पार हो तब हम पार हो। कहाँ कौन धर्म में लिखा रे? हाँ। और जो जो बगलिया से निकल रहा बहू, तो केहू का बेटा, केहू का बहू, जो भी निकल रहा है कुछ तो होगा। तुमको अपना जन्म प्यारा ऊपर नहीं प्यारा? गजब गजब की गाजी है यार। कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं। खैर, आओ पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। भाई कुछ भी कहो, इतिहास पढ़ने के बाद ना आपको पता है, जब मतलब हम थोड़ा सा, खैर हम पीसीएम हैं, क्लास 12 पीसीएम है, तो हम पहले ना मतलब बहुत गरियाते थे। गांधी जी को गरियाते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को गरियाते थे। गरियाते मतलब इन द सेंस की टिप्पणी बड़ी हद तक, मतलब बिना तर्क वाली टिप्पणी करते थे। ऐसा लगता है जैसे कोनो जाहिल बात कर रहा हो। हम खुद को भी जाहिल उस टाइम बोलते थे। आज मतलब अब उस टाइम थोड़ी बोलेंगे जाहिल, उस टाइम तो हम पढ़े लिखे आदमी थे, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है ना। आज लेकिन जब कभी उन चीजों को याद करता तो हमको लगता है कि सबसे बड़े जाहिल हम ही थे मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना? गलत है ये चीजें, विद्यालय में पढ़ाई जानी चाहिए और ये चीजें आ, आ, उनको ही बताया जाए। बस बोल देते हैं कि भारत का बंटवारा करने में गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे भाई जिन्ना उघारे नाच रहा। समझ में आ रहा है ना? अब तुम सब कुछ छोड़ो यार, समझ में आ रहा है? उतनी बड़ी आबादी के साथ एक देश टूटा, दो लोग, दो क्षेत्रों में टूटा, दो देशों में टूटा, ठीक है ना। तुम्हारे घर में ना दो भाई का झगड़ा होता है, समझ में आ रहा है ना। तुम्हारे घर वालों के जो सीनियर होंगे उनकी औकात नहीं होगी कि दोनों भाइयों को एकजुट करके एक घर में रहने की सहमति बना ले, अगर दोनों में फूट पड़ चुकी है। तुम अपना घर नहीं संभाल सकते यार, तुम बात कर रहे हो कि गांधी जी ने देश तोड़ दिए। फर्जी है ये सब, पढ़ो मेरे भाई, ठीक है ना। इसी की जाहिलियत बोला जाता है, ये जाहिलियत है। इसीलिए बोला जाता है कि पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे तो ऐसा तर्क नहीं करोगे, पढ़ाई करोगे तो फिर सही चीजों पे बात करोगे। समझ में आया ना? आइए पंडित जवाहरलाल नेहरू का सुनते हैं उन्होंने क्या बोल रहे हैं वो, ठीक है ना। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक की तादाद में इतनी ज्यादा है कि वे जब चाहे तब यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते।
यह एक बुनियादी तथ्य है कि इस पर कोई अंगुली नहीं उठाई जा सकती। पाकिस्तान चाहे जितना भी उकसा दे या वहां के गैर मुस्लिमों को अपमान और भय के चाहे जितने भी घूंट पीने पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। सोचो, विचार करो इस व्यक्ति का कथन जो मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है ना? लोकतंत्र शासन व्यवस्था में हमें उन नागरिकों को अधिकार देने होंगे जिनकी और उनकी रक्षा करनी होगी। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो यह एक नासूर बन जाएगा जो पूरी राज्य व्यवस्था में जहर फैलाएगा और शायद उनको तबाह भी कर दे। एक लाइन में ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता, खड़ा होकर बोल देता कि यहाँ केवल हिंदू रहेंगे, मुसलमान नहीं रहेंगे। एक लाइन में ये व्यक्ति खड़ा होकर बोल देता। समझ में आ रहा है ना? शायद ही कोई कुछ कर पाता। लेकिन इस व्यक्ति की भाषा देखना तुम। समझ में आ रहा है ना? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई के रखा जात पात में, चांदनी रात में गोली चला गया लेके दुनाली हाथ में। है? हाँ हाँ हाँ, ये हल्के में ले रहे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, ये अपने बाप के थे ही नहीं, कुछ भी बोल रहे थे। समझ में आ रहा है? इनके पापा का नाम पूछा गया, बता ही नहीं पाई। एक दो होते तो समझ में आता। खैर नहीं, ठीक थे जिन्ना आदमी भी ठीक थे, लेकिन आदमी तो ठीक ही थे। क्या ही बताएं। एक बगल से देखो ऐसा लग रहा है जैसे कोनो खांसी उसी काट के आ रहा हो। देख देख एक जूम करके देख देख देख, जैसे कोनो खांसी उसी काटने वाला आदमी। कुछ खा लिए होते मेरे भाई। हाँ, कि हिंदू मुस्लिम दंगे में कुछ खाने उन्हें कहीं भी लिया। लग रहा है इसे कोनो खरबोट लेके यहाँ बसोइयो से चल गया हो तो पड़ियो पचक गई है। बताओ, इतनी अब मतलब कसम खाए थे पाकिस्तान में ही जाके बकरा काटेंगे अब। हाँ, अगला वहीं से वहीं गिरेगा। हाँ हाँ, कुछ तक मौत मरे भी थे। चलिए, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, ये थोड़ा सा मेरे भाई इसको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है ना? 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और उसका बेटा अस्तित्व में आए। ठीक है ना? ऐसा विभाजन के कारण हुआ ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया। अच्छा, ये चीज अंग्रेजों की ध्यान देना, ये सब चुट्टा आता जरूर है लेकिन जाएगा तो ऐसा उलझा के जाएगा मेरे भाई ने। टेंशन में रहेगा पूरा देश से। पूरा देश टेंशन में रहेगा जिस टाइम ये छोड़ के चल जाएगा। जाएगा, छोड़ के जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा उलझा के जाएगा ना। आज भी हम लोग उलझे हुए भारत पाकिस्तान का मुद्दा लेके। ठीक है ना? अभी आपको आगे समझ में आएगा चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। अच्छा, वो थोड़ा सी पंडित जवाहरलाल, हालांकि उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल रहे थे मेरे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि बहुत हरामी आदमी है चीन। ठीक है ना? थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। लेकिन गड़बड़ा गया उस तरीके से जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचे थे वैसा हुआ नहीं। उन्होंने लोगा कि मतलब अमन और चैन बना रहेगा, लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया और विपक्ष में जाके कब्जा किया, वहां के लोगों को बाहर निकल दिया। खैर, अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आया ना? अपने इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा होगा जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते समय सीमा रेखा खींच दी गई। मुस्लिम लीग द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। अब ये बात समझ में आए इनको छोटों को तब तो। ठीक है। बहरहाल 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई सारे बदलाव आए रहे। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी बातों का जोर रहा। नतीजतन पाकिस्तान की मांग मान ली गई और कोई चारा ही नहीं था मेरे भाई।
माइक थोड़ा ऑफ हो गया था। एक लड़का बोल रहा था ना कि पाकिस्तान के लिए ऐसे ऐसे वर्ड का यूज करेंगे तो जो है चैनल को स्ट्राइक आ जाएगा। बंद कर दो चैनल, दूसरा चैनल बनाएंगे यार। लेकिन गरियाएंगे तभी मेरे भाई। तू सब्सक्राइबर लेके गरियाएंगे, अपन तू मेल आईडी बनाएंगे, वही सब्सक्राइब करेंगे, बल भर गरियाएंगे। गरियाने पीछे नहीं हटेंगे इस चुट्टा को। समझ में आना, देश का देश नाच दिया यार ये लोग। आज भी चुट्टा अपने कम से कम अपने विकास, खैर तुमने यहाँ विकास पैदा ही नहीं होता। तुमने यहाँ विकास पैदा तब तो तुम विकास पे ध्यान दे। मेरे भाई विकास को पैदा करो अपने यहाँ। विकास को पैदा करोगे तो विकास पे ध्यान दोगे, और जब विकास पे ध्यान दोगे तो विकास बड़ा होगा। 18 साल का होगा, 20 साल का होगा, 25 साल का होगा, 40 साल का होगा, तब वो अलग अलग टाइप के लोगों को पैदा करेगा। काम वो भी वही करेगा क्योंकि तुम्हारी मानसिकता ही ऐसी है। चलिए, विभाजन की प्रक्रिया नहीं, पाकिस्तान को गरियाने मेरे भाई कोई कोताही नहीं। जब भी अवसर मिले उसको बल भर गरियाओ, ठीक है ना। कोई कोताही नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान को गरियाने में। बेटा यार अपना वो, समझ, फर्ज है हमारा। हम तो हम तो पद पे बैठे हुए हैं गाली देने वाले ना, तो फिर हम तो गरियाएंगे। चलिए, फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों में बांट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना दोनों ही कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या के विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुल थे, सॉरी, बहुसंख्यक थे, वो इलाके पाकिस्तान के भूभाग में होंगे, और जिस हिस्से में मतलब और बाकी हिस्से भारत के कहलाएंगे। ये बोला गया ना कि जो क्षेत्र में ज्यादा मुसलमान बहुल लोग होंगे, ठीक है ना, वो एरिया पाकिस्तान में जाएगा, और जिसमें कम लोग होंगे वो भारत में आएगा, मतलब जिसमें कम मुसलमान होंगे। अभी इसमें भी आगे मसला बड़ा खतरनाक होगा, ठीक है ना, समझिएगा भी आगे माहौल बनेगा। यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असल में इनमें से कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात तो यह थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक ऐसा कोई, सॉरी, एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, एक इलाका पश्चिम में और दूसरा इलाका पूर्व में। ऐसा कोई तरीका ना था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक तरह कर दिया जाए। मतलब समझना, अगर आपको समझाना चाहें, ये रहा मेरे भाई भारत, ठीक है ना, ये रहा पश्चिमी पाकिस्तान, और यहाँ रहा बांग्लादेश, मतलब पूर्वी पाकिस्तान। यहाँ पे भी मुसलमान ठीक ठाक लेवल पे थे, यहाँ पे भी मुसलमान ठीक ठाक लेवल पे थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए। समझ में आया ना। अभी देखना जुगाड़, अभी हम लोग इसको तोड़ देंगे। एक पाकिस्तान यहाँ से खत्म, इसको बांग्लादेश बना देंगे। खत्म हम लोग ये कर देते, लेकिन गड़बड़ा गया। समझ में आया ना। खैर, इसे देखते हुए यह फैसला किया गया कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इनके बीच भारतीय भूभाग पर एक बड़ा हिस्सा विस्तार रहेगा। दूसरी बात यह कि मुस्लिम बहुल का इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। यही दिक्कत थी कि जहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा थे ना, वो इलाका पाकिस्तान में जाए, इस बात की भी लोगों की रजामंदी नहीं थी कि लोग, हम भाई ये मुसलमान यहाँ ज्यादा तो हम सब पाकिस्तान में जाएंगे। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान, नाम याद रखिएगा मेरे भाई, खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। निर्विवाद मतलब होता है कि बिना किसी विवाद के वो नेता बने थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, सीमांत गांधी के रूप में किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, नाम मेरे भाई याद रखिएगा इनका। वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। संयोग से उनकी आवाज की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया की मुस्लिम लीग प्रांत पंजाब और बंगाल के अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर होगा। इनमें जिले अथवा उसके निचले स्तर पर प्रशासनिक हल्के को आधार माना जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह हुआ कि आजादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में है या पाकिस्तान में अवेलेबल है।
मतलब 14-15 की रात को यही कंफर्म नहीं था, जब भारत और पाकिस्तान का सीमा बंटवारा होगा तो जो लोग जहां अवेलेबल हैं वो भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में चले जाएंगे। कंडीशन तो ये थी कि कोई चारपाई डाल के बैठा था, और कमर के नीचे का हिस्सा पाकिस्तान में, कमर के ऊपर का हिस्सा हिंदुस्तान में था। वो बेचारा अजीब मुसीबत में था। ओकर घर बना था, आधा घर पाकिस्तान में, आधा घर हिंदुस्तान में था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन भी सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। अच्छा, तो मुझे अब पता चला कि पहले इसे पूर्वी बंगाल कहा जाता था, वही आज बांग्लादेश है। तो क्या यही कारण है कि हमारे वाले बंगाल को पश्चिमी बंगाल कहा जाता है? हाँ भैया, समझ में आया ना? समझिएगा, ये रहा भारत अपना, यहाँ रहा सॉरी, पूर्वी पाकिस्तान, यहाँ रहा पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान अगर हम इसको नक्शे में देखें तो ये हो जाएगा पश्चिम, ये रहा बंगाल, तो इसी वजह से इसका नाम पश्चिम बंगाल पड़ गया। समझ में आया? चलिए, इसी समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में थे वहां लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुस्लिम की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह के सांसद में थे, मतलब टेंशन में थे। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए। जिस जमीन पर वे और उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे, उस जमीन पर वो विदेशी बन गए। जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही हिंसा और उन समुदायों के खिलाफ अभूतपूर्व स्तर पर शुरू हो गए जो अपने अपने क्षेत्रों में कम थे। इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास कोई भी योजना नहीं थी। आप बुलाओ जिन्ना को और मारो चैपल से वहां पे जहां हड्डी है। ये मांस तो है नहीं, फोटो में तो आप देख ही चुके हैं। तो बेचारा धूप में टहला होगा, ठीक है ना, लोगों को एकजुट किया होगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पता लगाया होगा कि कौन है हमारा, ठीक है ना। शुरू शुरू में लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि ये हिंसा घटनाओं की अस्थायी है और जल्द ही इन पर काबू कर लिया जाएगा। ना भाई, लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। सीमा के दोनों ओर ऐसे समुदाय को प्रायः कुछ घंटों की सूचना पर अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। घर छोड़ के भागने लगे। जहां पर अल्पसंख्यक थे, जहां पर बहुसंख्यक थे, बहुसंख्यक वाले अल्पसंख्यक को मारने लगे। ये कंडीशन हो गई मेरे भाई, चाहे वो हिंदू बहुल इलाका हो, चाहे वो मुस्लिम बहुल इलाका हो, दोनों में। और ये इस बात से कोई परिचित ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा। और अगर परिचित भी थे, अगर इस बात से परिचित भी थे, तो उनको लगा था कि थोड़ा मोड़ा मसला है, बाद में सॉल्व हो जाएगा। गड़बड़ा गया, इनको लगा कि यार तो गड़बड़ा गया, अब क्या, ठीक है ना। अब भेज दो जिन्ना को उनकी मम्मी के पास और पता करके आए। चलिए, क्योंकि गलती उन्हीं की है। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरे जगह जाने को मजबूर हो गई थी। आबादी का यह हस्तांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे हस्तांतरणों में से यह एक था। मतलब अभी तक मानव के जितने भी हस्तांतरण, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोग विजिट किए हैं, उनमें से सबसे बड़ा हस्तांतरण था ये। इतने लोग निकल रहे थे, आ रहे थे और जा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह, अपने क्षेत्र को छोड़ करके दूसरी जगह जाना, दूसरे क्षेत्र को छोड़ करके अपने पास आना, अलग लेवल का चल रहा था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों के साथ बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक दंगे के अखाड़े में तब्दील हो गए। इन इलाकों में ज्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी। उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों में हिंदू और सिख ने भी जाना छोड़ दिया, मतलब वहां से गुजरते नहीं थे। मेहमान नवाजी में कसर,
दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोक लिया, गैर मजहब के लोगों को खींच खींच कर निकाला और तलवार तथा गोली से मौत के घाट उतार दिया। बाकी यात्रियों को हलवा, फल और दूध दिया गया। आयोजकों के मुखिया ने कहा, भाइयों बहनों, ट्रेन के आने की खबर देर से मिली, इसी कारण हम आपका स्वागत पुरजोर तरीके से नहीं कर सके जैसा कि आप सब चाहते थे। साआदत हसन मंटो। कभी इनकी किताब पढ़ी है मेरा भाई, बहुत सारी किताबें इनकी मंटो की। बड़े बगावती आदमी थे ये, शुरुआत से बड़े बगावती थे। क्या सर? नहीं नहीं, लिखा है इन्होंने, समझ में आया ना। लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए थे। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए। इन क्रमों में लोगों को बड़ा हिस्सा बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों तरफ से अल्पसंख्यक अपने घरों को छोड़कर भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। कल तक जो लोग अपना वतन हुआ करता था, वही आज पुलिस अथवा प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा है। लोगों को सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा और उन्हें हर हाल में करना था, ऐसा उन्हें हर हाल में करना था। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की। हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले को धर्म भी अपनाना पड़ा। कई मामलों में तो यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला। अब इस कंडीशन तक दंगा फैल रहा था और उस समय सबसे बड़े नेता जिनको गाली आज पड़ती है, जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर जो गाली देते हो उनको, अगर मेरी बात तुम तक पहुंच रही हो, बताओ इस कंडीशन में तुम क्या करते। देश भी बचाना था। देखो यहाँ क्लास में बैठे बोल रहा है झुनझुना बजाते। हाँ भाई, सही बोल रहा है वो, समझ में आ रहा है ना। जो नेहरू जी को गाली देते ना, मेरे भाई तुम झुनझुना ही बजाते बैठे। समझ में आ रहा है ना, तुमसे नहीं हो सकता था कुछ। इस कंडीशन से मारकाट चल रही थी। तुम्हारे घर में कभी शादी हुई होगी या गांव के आसपास ब्याह हुआ होगा, बारात में मार हो जाता है मेरे भाई ने, तुमसे कंट्रोल नहीं होता। और बारात की मार अस्थायी होती है, तुमको पता है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद अभी ये शांत हो जाएगी, कंफर्म होता है ना। 3 घंटे बाद तो सुबह होते होते शांत हो जाएगी। यहाँ तो पता ही नहीं था कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, और कौन कब कितना ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा कुछ पता नहीं था इस बारे में। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे थे, उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए हैं। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आजादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना। कितना अच्छा माहौल था भारत पाकिस्तान बनने से पहले। 2 मिनट सब नाश चाहिए, एक छोटा सा डिसीजन, पाकिस्तान बनेगा मुस्लिम बहुल एरिया, हिंदुस्तान बनेगा हिंदू बहुल एरिया, जो बना भी नहीं मेरे भाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बन भी गया, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना, ठीक ही था जैसा था। लेकिन जो घटनाएं हुई उसके बाद जो तुम लोग उनको बोलते हो मेरे भाई, ये थोड़ा सा सही नहीं है। इसलिए हम बोलते पढ़ो जाहिलो, चुटको, क्या ही बोले हम आप। भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि तथा फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों से इस मारकाट की निःशस्त्रता का जिक्र किया। विस्थापन और हिंसा में पैदा दुखों को अभिव्यक्त की, विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया जो विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते हुए करते थे। इन सबों के लिए बंटवारे का मतलब था दिल के टुकड़े हो जाना। विभाजन सिर्फ संपदा, देनदारी, परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं था। इस परिसंपत्तियों का इस परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ। इस विभाजन में दो समुदाय जो अब तक पड़ोसी की भांति रहते थे, हिंसक अलगाव का शिकार हो गए।
विपत्ति संपदा के साथ साथ कुर्सी, टेबल, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्रों का बंटवारा हुआ और सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। अब तक साथ साथ रहते आए दो समुदायों का एक हिंसक और भयावह विभाजन था। अनुमान किया जा रहा है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। 80 लाख। एनसीईआरटी का डाटा है ये। समझ में आ रहा है ना? विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब अगर इस सच्चाई से वाकिफ हो पा रहे हो मेरे भाई ने, तो अपने जहन से सवाल पूछना अगर कभी खैर हम तो हर खुद को मन में बहुत ही गरिया रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम हमको ये नहीं पता था, जब से हम खैर अब तो कई साल हो गए, लेकिन हिस्ट्री उसी पढ़ते चीजों पता चल रही हैं। अब पता चल रहा है कि पहले का नेतृत्व कितना ईमानदार था। आज के नेतृत्व 10 गाड़ी आगे लगाएगा, 10 गाड़ी पीछे लगाएगा, एम्बुलेंस में इंसान मर रहा है पर काफिला जा रहा है, कॉन्सेप्ट है के लिए नहीं। ठीक है ना? आइए। प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाइयों के अतिरिक्त विभाजन के साथ साथ कुछ और ज्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। भारत ने द्वि राष्ट्र के सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। क्या इस वजह से भारत अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया? विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान में चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत में कुल आबादी में 10 से 12% मुसलमान थे। ऐसे में यह सवाल था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करे। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से ही कायम था। इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक हित से जुड़े थे। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हित की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के लिए एतबार से अग्रणी थे। ठीक इसी तरह कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू और लामबंद करने की कोशिश में लगे हुए थे। बहरहाल भारत को कौमी सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के लिए हामी थे, चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो। मुस्लिम कौम, हिंदू कौम, पारसी कौम, वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां किसी एक धर्म के अनुयायियों को दूसरे धर्मावलंबियों के ऊपर वरीयता दी जाए, अथवा किसी एक धर्म के विश्वासियों के मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाता हो। वे मानते थे कि नागरिक चाहे किसी भी धर्म का हो, उसका दर्जा बाकी नागरिक के बराबर होना चाहिए। नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाना चाहिए। हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे। उनके इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई। पूरे भारतीय संविधान में एक व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जिसके ऊपर हुई प्रताड़ना का तनिक भी मसला या उसके मन में रखी हुई कोई भी चीज उनको संविधान में दिखाई नहीं देगी। वो है बाबा भीम साहब अम्बेडकर। समझ में आ रहा है ना? जितना उस व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया और जितना उस व्यक्ति ने समाज से सीखा, उसका 1% उसने वहां संविधान सभा में अपने अपने को नहीं दिखाया। मुझे प्रताड़ना मिली क्योंकि उसको पता था कि मतलब जितने भी उच्च वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, इनमें सारे लोग बुरे नहीं हैं, सारे लोग अच्छे भी नहीं हैं। तो कोई ऐसा निर्णय ना लिया जाए जिससे सबको तकलीफ हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन आज
आजादी को 70-80 साल हो चुके हैं। हम बस एक चीज पूछना चाहेंगे, क्या SC ST OBC वालों की हाइट नहीं बढ़ती? क्या केवल जनरल ही 8 फुटिया होता? अगर SC ST जनरल सबकी हाइट समान रूप से बढ़ती है, समान रूप से वो गिट्ठे होते हैं, तो हाइट में छूट काहे दी जा रही है? कौन कह रहा है कि जनरल का छाती बढ़ा जा रहा, बढ़ा जा रहा, बढ़ा जा रहा, हड्डी बाहर निकली जा रही? SC ST OBC की छाती हड्डी से झलक रही, बेचारी केवल हड्डी हड्डी दिख रही, मांस है ही नहीं। कुछ चीजों में वरीयता देना थोड़ा सा कम करना चाहिए। बोल रहा है कि हाँ, SC ST वाला भाग नहीं पा रहा है बेचारा, सांस फूल जा रहा है उसका। कोई बात नहीं, तुम 5 मिनट में 2 मीटर भागो। तुम जनरल कैटेगरी, तुम 5 किलोमीटर भागो 5 मिनट में। यार तुम गजब आदमी हो यार। नहीं है, शिक्षा का स्तर समान हो गया नहीं हुआ, इस बात पर चर्चा करेंगे, मारे जाएंगे अभी यहाँ से निकलते ही हम। ठीक है ना? देखो, शिक्षा का स्तर समान, ध्यान समझना इस बात को। मैं कभी कभार इन चीजों का मैं विरोध भी करता हूं। ठीक है ना? सीधा सीधा जानो, गवर्नमेंट में जितने लोग ये बैठे, जितने लोग UPSC पास कर गए, जितने लोग बैठ के वहां नियम बना रहे हो मेरे भाई, सबको ये पता है कि अगर मैथ पढ़ के अच्छी की जा सकती है, तो वो सबसे अच्छी किताब है मैथ्स की आर्य अग्रवाल और RD शर्मा। आज भी मैं इस बात का बहुत विरोध करता हूँ। पूरी NCERT, पूरी गणित प्रकाश, पूरी गणित मंजरी, किसी में भी तुमको हल्का सा भी झलक अगर 20% 25% ज्यादा आर्य अग्रवाल RD शर्मा का दिख गया, तो हमारा से भेंट कर लेना। जबकि ये सबको पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा होंगे, मैथ की प्रैक्टिस उतनी ज्यादा होगी। तुम गणित प्रकाश किताब बनाया और हिस्ट्री घुसा दिए उसमें। बताओ, ये बोल रहे हैं कि पहले के टाइम में जो अंगुली से गिनते थे ना, अंगूठा अंगुली गिनने के काम आता था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस बार गणित मंजरी पढ़ने के बाद हमको ये पता चला कि हम 12 भाग होता। यही अंगुलियां ना गिनी जाती, ये गिनने के काम आती। ये क्लास 9 की गणित मंजरी की फर्स्ट पार्ट पढ़ने के बाद हमको पता चला। गणित मंजरी बनाए हो कि गणित मदारी बनाए हो? ऐसे जो सर रख सूंघ ले रहे हो मेरे भाई ने, ठीक है ना? गलत है कुछ चीजें, आप इस बात को समझिए और शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा एटलीस्ट किताबों को अच्छा करने का प्रयास करो यार। बाकी पान खा के तुम्हारा मास्टर जा रहा है, ये बात तुमको भी पता है। हाँ, तो मेरे भाई आने वाले टाइम में हम लोग उसी सभ्यता की तरफ तो मूव कर रहे हैं। दुनिया गोल है, जो जहां से चलता है वहीं पहुंच जाता है। मेसोपोटामिया से चले थे, घूमते 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 फिर मेसोपोटामिया पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, दुनिया गोल है मेरे भाई। अब JEE पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अब हम लोग मेसोपोटामिया से पढ़ाओ मेरे भाई, वो हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? खैर, जो किताब बनाए हैं, अगर आपको लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो उचित है तो ठीक है, बाकी हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं आप। ठीक है ना? अब हमको समझ में नहीं आता, अब हम अभी कनकना जाएंगे, आप ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, अभी टांग देंगे हमको यहीं से। ठीक है ना? बम फेंकवा देंगे। खैर, आइए, महात्मा गांधी की शहादत के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है ना? हालांकि इसके आगे NCERT को माननीय ये वर्ड ऐड करना चाहिए मेरे भाई। ठीक है ना? माननीय महात्मा गांधी जी की शहादत, महात्मा गांधी जी यहाँ लिखना चाहिए इनको। जितना सम्मान दिया जाए मेरे भाई इस व्यक्ति को, उतना कम है। ठीक है ना? आज हम लोग इनको राष्ट्रपिता का दर्जा देते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? देना भी चाहिए। ओह सॉरी, राष्ट्रपति लिख दिए, राष्ट्रपिता, सॉरी सॉरी। अरे हमारी हिंदी है थोड़ी कमजोर है, हम भी यही इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हैं, समझ में आ रहा है ना? बहुत बात भयानक वाले सिस्टम नहीं पढ़े हैं। खैर, राष्ट्रपिता की संज्ञा दी जाती है, बहुत अच्छी संज्ञा है ये। ठीक है ना? अब कुछ लोग बोलते हैं कि फलाने ने गोली खाई थी, आजादी कौन कहता है कि साहब चरखे से आई थी। भाई देखो,
किसी एक चीज को करने में ना किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता मेरे भाई, ठीक है ना। सबका अपना अपना योगदान होता है। जहां तक इनका योगदान था तहां तक इनका योगदान था, बाकियों का भी योगदान था, हम उनके योगदान को नकारेंगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन बाकियों के योगदान में इनका योगदान भूल दिया जाए, ये थोड़ी सी मूर्खता होगी। समझ में आ रहा? गलतियां सबसे होती हैं, ठीक है ना, इनसे भी हो सकता है हुई हो, ठीक है ना। अगर आप हमसे ज्यादा पढ़े होंगे शायद इस बात पे तर्क कर सकें कि कहाँ गांधी जी कमजोर हो गए थे, ठीक है। खैर, महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आजादी, सॉरी के दिन आजादी के, के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। वे कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहां हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए थे। तुम विचार करो, एक व्यक्ति जो आजादी को सबसे ज्यादा चाहता था, वो आजादी के बाद जश्न में शामिल नहीं हुआ, कोलकाता में वहां चला गया जहां पर हिंदू और मुसलमान के बीच भयंकर दंगा हो रहा था। सांप्रदायिक हिंसा से उसके मन में गहरी चोट लगी, यह देखकर उसका दिल टूट चुका था, और अहिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए वो आजीवन समर्पित भाव से काम कर रहे थे, वे ही सिद्धांत इन कठिन घड़ियों में लोगों को एक सूत्र में पिरो रख सकने में नाकामयाब हो गए थे। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों से जोर देकर कहा कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ दें। कोलकाता में गांधी की मौजूदगी से हालात बड़े दर तक सुधर चले थे, और आजादी का जश्न लोगों के सांप्रदायिक सद्भाव के जज्बे जज्बे से मनाया। लोग सड़कों पर बड़े पूरे हर्षोल्लास के साथ नाच रहे थे। गांधी जी की प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटते थे। बहरहाल यह स्थिति ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे एक बार फिर भड़क उठे, और गांधी जी अमन चैन गांधी जी अमन कायम करने के लिए उपवास पर बैठ गए। अगले महीने गांधी जी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वो बड़े चिंतित थे। भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर अभी उनके मन में गहरी चिंताएं थी। उन्हें लग रहा था कि भारत की सरकार पाकिस्तान के प्रति अपना वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर रही है। इस बात से वे नाखुश थे। इन सारी बातों को सोचकर 1948 के जनवरी में एक बार फिर उपवास रखना शुरू किया। उनका अंतिम उपवास साबित हुआ। कोलकाता कोलकाता की ही तरह दिल्ली में भी उनके उपवास का जादुई असर हुआ। सांप्रदायिक दंगे और तनाव हिंसा कम हुई। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मुसलमान सुरक्षित अपने घर लौटे। भारत की सरकार पाकिस्तान को उसका देय चुकाने पर राजी हुई। बहरहाल गांधी जी के कामों से हर कोई खुश नहीं था, सॉरी, गांधी जी के कामों से हर कोई खुश हो ऐसी बात नहीं थी। कुछ होते मेरे भाई, हर जगह पॉजिटिविटी केवल नहीं होती, कहीं कहीं नेगेटिविटी भी होती। किसी का पॉजिटिव पॉइंट होता है, उसका नेगेटिव पॉइंट भी होता है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय में अतिवादी अपनी स्थिति के लिए गांधी जी पर दोष मढ़ रहे थे। इसके बावजूद गांधी जी ने सशस्त्र सुरक्षा हासिल करने से मना कर दिया, और अपनी प्रार्थना सभा में हर किसी से मिलना जारी रखा। आखिरकार 30 जनवरी 1948 के दिन ऐसा ही एक हिंदू अतिवादी नाथूराम गोडसे गांधी जी की संध्याकालीन प्रार्थना के समय उसकी तरफ चलता रहा, नजदीक पहुंच गया। उसने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई, गांधी जी को तत्क्षण मार दिया। इस तरह न्याय और सहिष्णुता के आजीवन समर्पित एक आत्मा का देहावसान हो गया। मेरे भाई, जितने भी लोग नाथूराम गोडसे इस व्यक्ति को चाहते हो, उससे आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। बढ़िया आपकी अपनी मानसिकता है मेरे भाई, ठीक है ना। लेकिन मेरा आप सभी से एक सवाल है, अगर गांधी जी की जगह ये जिन्ना को मार दिया हो तो क्या कुछ बुरा हो जाता? यार 80 साल के इंसान को हम लोग तमाचा न मारे यार, गोली मार के चल गया ये। ठीक है, आपकी अपनी मानसिकता है, गांधी जी को मार दिया आप, जो है आपको लगता है कि जो भी है आपकी अपनी मानसिकता है, इस बात को लेकर के हम उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन छोटा सा सवाल, क्या गांधी जी की जगह जिन्ना मारा होता तो कुछ और फायदा नहीं होता? शायद मुस्लिम लीग को आग देने वाला, हवा देने वाला कोई ना मिलता। शायद जो स्थिति आज है वो ना होती। शायद हम लोग आज जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं वो ना होता।
हम लोग विश्व बनने बनने के मामले में शायद थोड़े आगे बढ़ रहे होते। अगर आपको लग रहा है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की और इससे देश की स्थिति आज ये है, अगर नहीं की होती तो आज इससे खराब होती, भाई फिर ठीक है, मतलब फिर आप अपनी मानसिकता बढ़िया है, फिर मतलब वो आपकी मानसिकता है और आप अपने विचार से सोचें, कोई दिक्कत नहीं, हम आप अब सहमत हैं आपकी बात से, ठीक है ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ कर नहीं सकते ना उसमें हमारे, अब हमारी सोच पे कुछ नहीं कर सकते, हम आपकी सोच पे कुछ नहीं कर सकते, अपनी अपनी मानसिकता है, जो जिस लेवल का जैसा सोच सके, ठीक है ना। लेकिन बस एक सवाल, क्या ये जिन्ना को नहीं मार सकते थे? अगर हाँ तो बढ़िया है, और अगर ना फिर भी बढ़िया है, हमारा क्या जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। खैर जो हो गया सो हो गया, उसका थोड़ी सकते मेरे भाई। अब श्वेता ये क्या कर रही है यहाँ पे? श्वेता, अच्छा कहानी है क्या? आओ। श्वेता ने गौर किया कि जब भी कोई पाकिस्तान का जिक्र छेड़ता था तो उसके नाना एकदम चुप हो जाते थे। एक दिन उसने अपने नाना से इस बारे में पूछने का फैसला किया। उसके नाना ने बताया कि बंटवारे के वक्त उन्हें लाहौर से लुधियाना आना पड़ा, उनके माता पिता मार दिए गए। श्वेता के नाना भी नहीं बच पाते, लेकिन खैर यह हुई कि पड़ोस के मुस्लिम परिवार ने उन्हें पनाह दी। ये था भाईचारा, समझ में आया ना। कई दिनों तक छुपा कर रखा। इन्हीं पड़ोसियों की मदद से श्वेता के नाना को अपने सगे संबंधियों के पता का ठिकाना मालूम पड़ा और वे किसी तरह बच बचाकर सीमा पार कर भारत पहुंचे। यहाँ आकर उन्होंने नई जिंदगी शुरू की। इसी तरह हिंदू परिवार और अन्य लोगों के भी कई उदाहरण हैं जिन्होंने विभाजन के कारण उत्पन्न संकट में हिंसा के समय मुस्लिम परिवारों की मदद की, उन्हें आश्रय दिया, उनकी जान बचाई। यह दोनों समुदायों में धार्मिक आधार पर करुणा और एकजुटता को के महत्व को दर्शाता है। क्या आपने भी ऐसा कोई वाकया सुना है? अपने दादा दादी अथवा इस पीढ़ी के किसी और से पूछिए कि आजादी के दिन क्या हुआ था, कैसे जश्न मनाया गया था, बंटवारे का सदमा कितना गहरा था और देश की आजादी से उन इन लोगों की क्या अपेक्षाएं थी। कम से कम ऐसे वाक्यों को, दो वाक्यों को लिखिए। देख भाई, ये सीधा सीधा को कहावत है गांव में, जिक्रे न फाटे बेवाई देना जाने पीर पर आई। कहने का मतलब, जिसकी एड़ियां नहीं फटती हैं वो नहीं जान पाता कि एड़ियों के फटने पे दर्द कितना होता है। बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा, मतलब एक ऐसी महिला जो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसको क्या पता कि बच्चा पैदा करते टाइम कितना पेन होता है। इस बात से आप यहाँ रिलेट कीजिए, जो लोग कभी आजादी के आसपास भनक भी नहीं है उनको, और जो कंडीशन श्वेता ने अपने नाना की सुनाई है, इस कंडीशन से अगर तुम हो के मेरे भाई गुजरे होते ना, तो आज किसी के बारे में नहीं बोलते। इंसान का इंसान उसके सामने, घर वालों के सामने काट दिया जा रहा था यार, ठीक है ना। अब तुम कहोगे गवर्नमेंट क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, सीधा सीधा एग्जाम्पल, तुम्हारे घर में जब बंटवारा होता है तो रोक पाते हो? फूट पड़ने के बाद रोक पाता, नहीं रोक पाते ना। वहां भी यही सीन था, नहीं रोक पाए ये लोग। लेकिन इनको लगा था कि हिंसा ज्यादा उधर नहीं चलेगी, रुक जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। यही थोड़ी सी चूक हुई, ठीक है ना। आइए, अब समझते रजवाड़ों का पहले ये अलग चुनौती थी मेरे भाई, ठीक है ना। इनका अलग माहौल चल रहा था, इसमें एक थे राजा हरि सिंह, ठीक है ना। वो अलग नेता बने टहल रहे थे, पीटीआई, उसके बाद उनको समझ में आया जब कायदे से पीटीआई गए तो उनको लगा ओफो, मामला चौकट हो तो, भारत में मिलतो तो जान बचतो, न तो कुत्ता का मौत मराई तो समझ में आया ना। तो राजा हरि सिंह की वजह से आज भी जम्मू कश्मीर का मुद्दा थोड़ा सा अटपटा सा रहता है, ठीक है ना। खैर अभी थोड़ा सा मतलब चीजें अटपटी सी हुई है वहां पे, ठीक है ना। उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ही उस पर सही कर लेगा, ठीक है ना। ठीक है, होता रहता है कभी कभार, कुछ लोग भड़कते रहते हैं, सही होते रहते हैं। विरोध करना सबका अपना अपना काम है मेरे भाई, ठीक है ना। विरोध करना, लेकिन विरोध करने का एक तरीका होना चाहिए, गुट से वाला विरोध नहीं होना चाहिए, गांधी वाला विरोध होना चाहिए, ठीक है ना। बात ऐसी हो जो लोगों तक पहुंचे, गवर्नमेंट तक पहुंचे। नीट का पेपर लीक हुआ, ये बात गवर्नमेंट तक पहुंची, ठीक है ना, और हम लोगों ने पहुंचाया उस बात को जहां तक जिससे हो सका, जितने टीचर से हो सका, जितने बच्चों से हो सका, जंतर मंतर पर हो सका, ठीक है ना। अभी दीप दीप के हिसाब से जितना जिससे हो सका, ठीक है ना। कॉकरोच जनता पार्टी के जो मतलब संस्थापक हैं,
ठीक है ना, जितना उनसे हो सका उन्होंने उतना किया नीट पेपर को लेकर के, अभी चल रहा है, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है, बट ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव हर जगह होता है, तो विरोध करने का तरीका सही होना चाहिए। विरोध करना, कभी इस देश ने विरोध करने को गलत समझा ही नहीं मेरे भाई। अभी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण साहब को, विरोध करने का तरीका कभी गलत नहीं होता, लेकिन कभी गलत नहीं होता विरोध करना, लेकिन तरीका सही होना चाहिए, किस तरीके से आप विरोध को कर रहे हैं, समझ में आया ना। खैर, आइए हम लोग रजवाड़ों के विलय पे चर्चा करते हैं। नहीं, इसे कुछ नहीं, इसे कुछ नहीं। खैर, ये मुझे लगता है कि अभी इस टाइम पे टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को मेरे भाई बैन करना, फिर ठीक है, गवर्नमेंट का निर्णय है ये, ठीक है ना, बढ़िया है, बट अभी अब स्पीड, ओवर स्पीडिंग की वजह से मेरे भाई सड़क खो, तो ये भी ठीक नहीं है, ठीक है ना, चोरी हो रही है इसके लिए मॉल बंद करा दो, ये भी ठीक नहीं है, मर्डर हो रहा है इसके लिए लोग बाहर निकलना बंद कर दें, ये भी ठीक नहीं है, रेप हो रहा है इसलिए महिलाएं बाहर निकलना बंद कर दें, ये भी ठीक बात नहीं है, ठीक है ना, जड़ तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। अगर टेलीग्राम बंद हो रहा है तो प्रॉपर बंद करो फिर टेलीग्राम को। देखो, टेलीग्राम बंद करने में दिक्कत नहीं है, सब्सिट्यूट हमेशा तैयार रखो, हमेशा सब्सिट्यूट तैयार रखो। आज आप बोल दो गुरुजी इंस्टाग्राम यूज मत करो, नहीं करेंगे कोई इंस्टाग्राम, लेकिन इसका सब्सिट्यूट बताओ मेरे भाई, सब्सिट्यूट क्या लेके आ रहा है उसका, बैकअप क्या है आपके पास। आपने कहा 500 की नोट आज रात बंद हो जाएगी, 1000 की नोट बंद हो जाए, ठीक है, हम मान लिया आपकी बात, सब्सिट्यूट सब्सिट्यूट, मगर बैकअप में क्या रखे हैं, उसके बैकअप में कुछ रखे हैं आप यूज करने के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। आपने कहा चीनी सामान यूज मत करो, नहीं यूज करेंगे मेरे भाई, आप बोल दीजिए हम आज छोड़ दे चीनी सामान यूज करना, चाइना से आप एक्सपोर्ट बंद कीजिए, सॉरी इंपोर्ट बंद कीजिए, हम चाइना का सामान यूज करना आज बंद कर देंगे। आप बैन ही नहीं लगा रहे हैं। अब सोचो, अब तुम इतना विचार करो, जितने लोग सुन रहे हो हमको, बाइकआउट चाइना चला था, बाइकआउट चाइना में जो टी शर्ट है जिसपे लिखा था बाइकआउट चाइना, टोपी जिसपे लिखा था बाइकआउट चाइना, वो चाइना से बन के आई थी, समझ में आ रहा है ना। जो जैकेट और टोपी ये लोग पहन के बाइकआउट चाइना कर रहे थे ना, उस समय वो चाइना से बन गया था, वो चाइना वहां भी पैसा कमा रहा है, मतलब तुम उसको बाइकआउट कर रहे हो, अपना प्रोडक्ट बना के तुम्हें यहाँ बेच रहा है, समझ में आ रहा है ना। और अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी मिसाल आप चाइना को देख लीजिए, बाकी चीजों को छोड़ करके अर्थव्यवस्था पर ध्यान दो। देखो, ऐसा नहीं कि चाइना में गरीबी नहीं है वहां भी, सिविक सेंस वहां भी कमजोर है, ठीक है ना, हाईटेक सिटी वहां भी है, हाईटेक सिटी भारत में भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और भी तो जनगणना हो रही है, सेंसस हो रहा है, पता चलेगा, ये लोग मार दे सोच 200 करोड़ बार देख लेना, 50 करोड़ जनसंख्या मारा होगा, ये लोग देख लेना, कोरोना में तगड़ी जनसंख्या बढ़ा, सन एक मरा थे 12 पैदा हो रहे थे सूरत में, ठीक है ना। यही एक ही काम है, तो भारत वाले आगे मेरे भाई, जनसंख्या के मामले में लोग मारा विस्फोट जनसंख्या, ठीक है ना। इंदिरा गांधी से आपको डिसीजन लेना पड़ गया वेस्कोटॉमी और ट्यूबोटॉमी का, वेस्कोटॉमी का डिसीजन लेना पड़ गया था इंदिरा गांधी जी, ठीक, अरे पढ़ाओ लिखाओ उनको यार, वेस्कोटॉमी करवा रहे हो फालतू में, ठीक है ना। वो एक व्यक्ति से पूछा गया ना कि उसने डॉक्टर से पूछा कि तुम्हारी वेस्कोटॉमी का है नहीं, उसने कहा हम पढ़े लिखे हैं। उसने और कंपाउंडर से पूछा तुम्हारी वेस्कोटॉमी क्या है, बोल रहा है हम पढ़े लिखे हैं। बोला गुरु हम पढ़े लिखा, हमारे वेस्कोटॉमी के चक्कर में कहा पढ़े हुए हो, हम पढ़ा लिखा दो। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, सॉरी ब्रिटिश इंडिया के दो हिस्से थे, एक हिस्से में ध्यान रखना, अब भी हम इस वर्ड को ब्रिटिश इंडिया यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ब्रिटिश इंडिया मतलब अभी ब्रिटिश के अधीन ही था। तीन रास्ते थे भारत के पास, भारत मतलब इन द सेंस कि ब्रिटिश इंडिया के पास, क्या भारत में चले जाओ मिल जाओ, पाकिस्तान के साथ भाग जाओ, खुद स्वतंत्र राष्ट्र बना लो, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तीन रास्ते थे इनके पास, दो हिस्से थे, एक हिस्से को ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत में थे, दूसरे हिस्से देसी रजवाड़े में। चलो, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांतीय पर अंग्रेज सरकार का सीधा नियंत्रण था, दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ बड़े राज्य थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों का राजाओं का शासन था, राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या कहें कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी, इसके अंतर्गत वो अपने राज्य में घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के एक तिहाई हिस्से में
रजवाड़े कायम थे, मतलब वन थर्ड हिस्सा इसमें रजवाड़े बैठे हुए थे। मतलब 3 पार्ट अगर भारत का कर दे उसमें से एक हिस्सा रजवाड़े खुद लेकर बैठे। रजवाड़े मतलब एक जैसे जहां राजा का अस्तित्व था, जैसे राजस्थान, जूनागढ़, हैदराबाद, मतलब छोटे छोटे अवध, सबके पास अपना अपना छोटा छोटा राज्य था। ठीक है ना। प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी ना किसी रजवाड़ी की प्रजा से था, मतलब 4 में से कोई एक किसी न किसी रजवाड़े के संपर्क में आया था या आता था। समस्या, आजादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर प्रभुत्व, ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आजाद हो जाएंगे। इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़ों की संख्या 565, कहीं कहीं आपको 562 मिलती है, कहीं कहीं 565 मिलती है, कहीं कहीं 560 मिलती है। आप देख लीजिएगा, हालांकि एनसीईआरटी का डाटा है तो 565 ही हम लोग मान के चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का डाटा अगर आप कहीं भी टिक करके आते तो वो आप प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ एनसीईआरटी का डाटा दे रखा था, इस बिहाफ पे हमने यहाँ लिखा है। ब्रिटिश राज्य की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आजाद हो जाएंगे। अंग्रेजी राज्य का नजरिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए। देखो कैसे तोड़ा चोटा ऑप्शन दे दिए। खैर ऑप्शन दो ये देना चाहिए था, भारत में जाओ या पाकिस्तान, स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का कौन सा कॉन्सेप्ट है तुम्हारा। ठीक है, तुम किसी के साथ नहीं जाना चाहते फिर तुम आजाद कहाँ हो गए। पहले तो तुम एटलीस्ट देखो, दो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो पाकिस्तान में चले जाओ फिर भारत में चले आओ। ऑलरेडी तुम पहले भारत के ही थे, ऑप्शन तुमको मिला पाकिस्तान जाने का, चले जाओ। तुम स्वतंत्र राष्ट्र कैसे बना सकते हो जब तुम पहले से ही भारत के अंदर थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दो ही ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन खैर छोड़ो ना था इन लोगों को। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने वाले स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था। यह फैसला लेने के लिए लेने का अधिकार राजाओं को दे दिया गया। इसमें मतलब जो भी, सॉरी, हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था। यहाँ रजवाड़ों की प्रजा का कोई रोल नहीं था कि भारत में जाएंगे या पाकिस्तान में आएंगे या खुद का स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे। ये फैसला खुद रजवाड़ों का था, ये भारत में जाएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे या स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे। यह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर ठीक ठाक लेवल का खतरा मंडरा रहा था। अब आएंगे वल्लभ भाई पटेल साहब, एक एक का कॉलर पकड़ेंगे, टेटुआ दबाएंगे और बोलेंगे चल दस्तखत कर। देखिए साइड हटिए, मार हो जाएगा। बाकी रजवाड़ों को बोलते थे जब कोई आसपास में आता था। ठीक है ना। ये पुराना वाला मैप है मेरे भाई, भारत विभाजन से पहले और बाद। यहाँ आप एक क्षेत्र देखिएगा, ये रहा हैदराबाद। ये अगर आपको दिख जाए मैप में तो ये मार्क कर रहे हैं हम। और एक यही जूनागढ़, ये वाला जूनागढ़, ये वाला एरिया, ये रहा जूनागढ़। इसी में एक एरिया था यहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर, ये वाला एरिया मेरे भाई, ये पूरा एरिया। ये तीन एरिया ऐसा था जो तकलीफ दे रहा था। ठीक है ना। अब ध्यान समझना, चलो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिल जाए मेरे भाई समझ में आता है, जूनागढ़ भी काफी हद तक इधर से जाकर के मिल जाए समझ में आता है। ये हैदराबाद वो बीचों में क्या कर रहा था, ये पाकिस्तान में। तुम बस सोच के देखो ऑनलाइन वालों, ये जो हैदराबाद है ये, मतलब तुम क्या बोल रहे हो कि हम पोखरा में बैठ के भीगेंगे? नहीं, तुम चारों तरफ से हिंदुस्तान से घिरे हुए, तुम किस कंडीशन में, चलो हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आप यहाँ पूर्वी पाकिस्तान में चले जाते, यहाँ चले जाते। जाते कैसे मेरे भाई, यहाँ से होकर या फिर यहाँ से होकर या फिर ऊपर से कैसे जाते? घिरे तो यहीं से हो ना। 2 मिनट में मार के तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कब्जा कर लेते। कुछ तो दिमाग लगाए होते चचा। खैर मुमकिन के बैठे हो। आई समस्या ने जल्द ही अपने तेवर दिखाना शुरू किए। सबसे पहले त्रवणकोर के राजा ने अपने राज्य को आजाद करने की घोषणा की, मारे जाएंगे। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने ऐसी ही घोषणा की। वह शासन मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। रजवाड़ों के शासक के रवैये से एक बात साफ हो गई थी कि आजादी के बाद हिंदुस्तान के कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बढ़ जाने वाला था। लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में पड़ रहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना था। इसे देखते हुए यह स्थिति अपने आप में विचित्र थी। अधिकतर रजवाड़ों
ने शासन अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था। रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। सरकार का नजरिया क्या था मेरे भाई, समझते हैं। बड़े छोटे विभिन्न आकार के देश में बंट जाने से संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया। माउंटबेटन योजना के तहत देसी रियासत भारत पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र थे। रजवाड़ों के शासकों को समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। आज यह आसान जान पड़ सकता है, लेकिन अपने आप में यह बड़ा जटिल काम था। इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपीड़ बदल कहने की जरूरत थी। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में तब ही 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे रजवाड़े थे। तुम बस इतना विचार करो कि आज का छोटा सा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में यहाँ 15 और 26 रजवाड़े थे जिनको मिलाना था। सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े तथा अन्य अनेक प्रशासनिक राजतंत्र थे। मतलब बहुत छोटे छोटे एरिया में बटा हुआ था। यकीन मानो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम पर नहीं होते और चीजें इतनी बेहतरीन नहीं होती तो शायद आज हम ये बोल रहे होते कि हम राजस्थान देश से निकलकर गुजरात देश में जा रहे हैं, हम गुजरात देश से निकलकर यूपी उत्तर प्रदेश देश में जा रहे हैं, हम उत्तराखंड देश में जा रहे हैं, समझ में, हम तमिलनाडु देश में जा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ बोल रहे हैं, आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हम भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं। भारत साथ मिलकर चलें तो देश को हमें महानता की नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, जबकि एकता के अभाव में हम अप्रत्याशित विपदाओं के घेरे में होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की रियासतें इस बात को पूरी तरह समझेंगी और अगर हमने सहयोग नहीं किया और सर्वमान्य की भलाई के साथ मिलकर एक कदम नहीं बढ़ाया तो अराजकता और अव्यवस्था हम में से सबको, चाहे तो कोई छोटा हो या बड़ा, घेर लेगी और बर्बादी हमें अपनी तरफ ले जाएगी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन था। आगे आप पढ़ेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक चीज कही थी कि जो भी रजवाड़े हैं उनके पास जो भी अपनी खुद की संपत्ति है वो उन्हीं के पास रहेगी। इसी बात का विरोध इंदिरा गांधी ने किया था और उन्होंने कहा था कि जो भी रजवाड़ों की संपत्ति है वो गवर्नमेंट की संपत्ति हो जाएगी, रजवाड़ों की संपत्ति नहीं रह जाएगी। उस टाइम पे जयप्रकाश नारायण साहब ने कहा था कि ये उनके साथ विश्वासघात होगा, रजवाड़ों के साथ, और ये उनके साथ गलत होगा। इस तरीका का निर्णय बिल्कुल भी मान्य नहीं है। इसमें मोरारजी देसाई ने उनका साथ दिया था। मोरारजी देसाई ने ये बात कही थी और जयप्रकाश नारायण साहब ने उनका साथ दिया था। ठीक है ना। देसी रजवाड़ों की इस चर्चा में 3 बातें सामने आती हैं। पहली बात तो यह कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात यह कि भारत सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ था। भारत सरकार ने विभिन्नताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांग को संतुष्ट करने के लिए यह रुख अपनाया था। तीसरी बात, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन पर सवाल खींचातानी पर जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता एकता का सबसे ज्यादा अहम हो उठा था। क्षेत्रीय अखंडता का एकता का सवाल सबसे अहम हो उठा था। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े अपनी सीमाओं आजाद हिंदुस्तान के साथ नई सीमाओं से मिलती थी। 15 अगस्त 1947 के से पहले भारतीय संघ में शामिल हो गए। अधिकतर रजवाड़ों ने ने भारतीय संघ में अपने विलय के पत्र पर बहुत सारे रजवाड़े ऐसे थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षरकार था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत है। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। इस अध्याय में हम हैदराबाद और मणिपुर की रियासतों के विलय के मामले में गौर करेंगे। कश्मीर के विलय के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। आइए हैदराबाद और मणिपुर को पढ़ते हैं। ये रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल गुरु, बोला जो आपके आदमी थे यार, ये मतलब माशाअल्लाह एकदम इतनी तारीफ की जाए उस व्यक्ति की। कभी आप इनकी जीवनी पढ़िएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का की किताब
ठीक है ना, कभी संभव हो तो आप समय निकाल के पढ़िएगा उसको। इनकी जीवनी के बारे में बड़े बगावती आदमी थे ये बचपन से, मास्टर उससे उधार लेते थे। ठीक है ना, एक बार मास्टर ने इनसे कहा कि 1 से 20 तक पहाड़ा लिख के लेके आओ 50 बार, नहीं लिख के लेके आए। बाद में मास्टर इनको लिख गए प्रिंसिपल के पास, तो प्रिंसिपल ने कहा कि आप कहे लिख के लेके नहीं आए, तो बोल रहे हैं मास्टर साहब एक बात बताओ, अच्छा 10वीं का लड़का 50 बार 20 तक टेबल लिख के लेके आया, उसके जीवन में इस बात का क्या कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी बगावतें की थी उन्होंने। ठीक है ना, बाद में उन्होंने मतलब बहुत सारे मोर्चे भी संभाले थे, फिर वकालत वगैरह भी की थी। ठीक है ना, और वकालत करते करते धीरे धीरे गांधी जी से मुलाकात हुई थी उनकी। ठीक है ना, सुकुमार से जो थे उनसे मुलाकात हुई थी इनकी, मतलब ठीक ठाक लेवल पे परिचय बढ़ता चला गया जब इन्होंने वकालत में अपना कदम रखा था। ठीक है ना, वाकई में बहुत बेहतरीन आदमी है। कभी आपने जीवनी पढ़िएगा इनकी, बड़ी बेहतरीन है। ठीक है ना, समय निकाल के, अगर खैर अभी नहीं, ठीक है ना, अभी आप पढ़ाई फोकस कीजिए। हाँ हाँ, खबर में हाँ जा नहीं पाया, तो उन्होंने बोला कि मैं एक प्रिय चीज तो गंवा चुका हूँ, लेकिन आज मैं इस मुकदमे को हार गया तो मैं एक और अपनी प्रिय चीज गंवा दूंगा, और वो अपने दोस्त का मुकदमा लड़ रहा है। ठीक है ना, तो उन्होंने मतलब मुकदमा लड़ा था, फिर उसके बाद गए थे वो, ऐसा भी। हालांकि वो अपनी पत्नी को छोड़ के जा नहीं रहे थे, लेकिन उनको लगा, डॉक्टर ने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए वो छोड़ के चले गए। ठीक है ना, वरना वो केस की डेट आगे बढ़वा देते। लेकिन वही वही जो राम रच गया था। ठीक है ना, इस सबको शायद यही मंजूर था। मतलब ठीक ठाक लेवल के आदमी थे, बड़े बेहतर। आप इनका पढ़िएगा कभी समय मिले आपको। ठीक है ना, देखो 11th 12th वालों में अगर आपको सलाह दूं, अगर आपने आर्ट्स ले रखा है और आप पढ़ने वाले हैं, हालांकि पढ़ने वाले बच्चे कभी आर्ट्स लेते नहीं है। ठीक है ना, साइंस वाइंस लेके आगे की तरफ मूव करते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ने वाले हैं और आपने आर्ट्स ले रखी है, तो मैं कुछ सजेस्ट करूंगा। ठीक है ना, इंडिया दैट इज भारत, इसकी हिंदी मीडियम की बुक है, ये पढ़िएगा एक। ठीक है ना, और भारत पाकिस्तान, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। जवाहरलाल नेहरू की है, शायद एग्जैक्ट हमको नहीं पता किसकी है, लेकिन क्या। ठीक है ना, इसको पढ़िएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पढ़िएगा। आपातकालीन इंदिरा गांधी के टाइम की किताब है, उसको पढ़िएगा। ठीक है ना, अगर समय मिले तो भगवत गीता पढ़िएगा। ये कुछ किताबें हैं जो आप धीरे धीरे पढ़ने का, डायरेक्ट भगवत गीता मत पढ़िएगा। किताबें ऐसी पढ़ो जिसमें पहले इंटरेस्ट आए, एक फ्लो बनाओ पढ़ने का। ठीक है, जब पढ़ने का फ्लो आ जाए, उसके बाद धीरे धीरे आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, अगर आपको अभी इन किताबों में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप जैसा कर पता कि किताब उठाइए, कमायनी उठा लीजिए। ठीक है ना, मतलब बहुत सारी किताबें, चेतन भगत की किताब है, उसको उठा लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी किताब है। ठीक है ना, उनकी है विवेकानंद की पुस्तक है। ठीक है ना, उसको पढ़िए। जो मतलब बहुत कठिन शब्दों में ना लिखी हो, क्योंकि बहुत कठिन शब्दों में फिर आप बोर हो जाए। अच्छे शब्दों में तो, सस्ते शब्दों में लिखी हो। ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए। तो कुछ कुछ किताबें पढ़ने का प्रयास कीजिए, अगर इंटरेस्टेड है तो। ठीक है ना, बाकी 12th वाला लड़का ऐसा माना जाता है मेरे भाई, अपने स्कूल में देखिएगा जो लोग हमको सुन रहे हैं, टीचर भी मान के चलते कि अगर 12th में आर्ट्स ले रखे हो तो फर्जी हो। समझा, और टीचर भी शायद आपको बहुत, अगर गवर्नमेंट स्कूल में है आप तो टीचर को भी लगता है कि ये ठीक है यार, ले रखे हैं, बस पास ही होने को आए। ठीक है ना, कभी आओ हमारे यहाँ ऑफलाइन सेंटर पे, आपको मिलवाएंगे हम अपने यहाँ के बच्चों से। है 4 5। ठीक है ना, लेकिन हाँ गुरु, खटखटा देते हैं स्कूल ससुराल में। पूरा स्कूल खटखटा के रख देता है, ये लोग अपने पे आ जाए तो बाहर कर दे प्रिंसिपल को। ठीक है ना, बट अभी ठीक है, विद्यार्थी हैं, 20 नंबर प्रैक्टिकल का चाहिए होता है इनको, इसलिए इसलिए किसी टीचर के लिए विद्रोही विद्रोही नहीं बनते हैं। लेकिन इनका मानना है कि सर आने वाले टाइम में हम उस टीचर के प्रति विरोध में जाएंगे, जिस टीचर ने हमको कभी 20 नंबर के लिए तरसाया था, और कभी अपने विपक्ष में बोलने के लिए हमको मना किया था। ठीक है ना, करिए, इनका मानना है मेरे भाई, शायद आने वाले टाइम में इनको अवसर मिले तो इस टीचर से अपना हिसाब करें। भाई क्लास 12 11th 12th जो भी मेरे भाई एडमिशन लेते हैं, उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इस 2 साल में, कि वो बहुत सारी चीजें कर सके। 2 महीने का सिलेबस होता है 11th 12th वालों आपका, अगर आप शिद्दत से करना चाहे तो 2 महीने का। 11th का सिलेबस 2 महीने खत्म होता है, 12th का सिलेबस 2 महीने में खत्म होता है, अगर आप शिद्दत से बैठ के पढ़ना चाहें और अच्छे से पढ़ने वाले हैं तो। देखो मेरे भाई, सीधा सीधा समझो, थोड़ा सा हम आपको अगर समझा दें। ठीक है ना, 3 स्ट्रीम होती है, मजा आता है कुछ चीजें कभी कभार चर्चा करने में। ठीक है ना, यह है मेरे भाई आर्ट्स है, यहाँ है साइंस, यहाँ है कॉमर्स। ठीक है ना, आपने साइंस ले ली, बहुत बढ़िया, आने वाले टाइम में फ्यूचर ठीक ठाक लेवल का है। कॉमर्स ले ली, काफी हद तक। आर्ट्स अगर आप ले लिए मेरे भाई ने, आर्ट्स, तो एक चीज तो तय है कि बेरोजगार रहना है। आपने आर्ट्स ली तभी आपको ये पता चल जाएगा कि आप जीवन में बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ेगी।
ठीक है ना। अगर आपने साइंस ली है, साइंस हिस्ट्री में बढ़िया स्ट्रीम होती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपको इसमें, आपके पास इसमें कि ऑप्शन मतलब किस बात के, कि आप किस फील्ड में आगे जाके बेरोजगार रहेंगे। बेरोजगार यहां भी रहेंगे, ऐसा मत समझिए कि रोजगार मिल जाएगा, 30-40 लाख का पैकेज लग जाएगा, 2.5 करोड़ का, ईचा भावाबाजी वाली बात है। ठीक है ना, बेरोजगार यहां भी रहना पड़ेगा, लेकिन आपके पास फील्ड होगी एक बेरोजगार होने की। कॉमर्स वाले, तुम पान की गुंटी में दिखोगे मेरे भाई, तुम रुमाल बांधे हुए किसी बाइक वाले लपेटते हुए दिखोगे, मतलब तुम बहरूपीय प्राणी हो। तुम रिक्शा चला, ऑटो रिक्शा चलाते हुए दिख जाओगे, बैटरी रिक्शा चलाते हुए दिख जाओगे, ठीक है ना, पेट्रोल पंप पर दिख जाओगे। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है ना। और ये आर्ट्स वाले मेरे भाई जो होते हैं, ये फैक्ट्री उक्ट्री में दिखते हैं तुमको, 7-8 हजार रुपये में तुमको फैक्ट्री में दिखेंगे, 12-12 घंटा काम करते हुए, लेबराई करते हुए तुमको दिखेंगे। खैर ये मजाक था, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, बेरोजगारी की सीमा मेरे भाई आज बढ़ रही है, ठीक है ना। बट इसलिए रही क्योंकि कंपनियां टिक नहीं रही है, और कंपनियां टिक नहीं रही है तो रोजगार नहीं दे रही है, और गवर्नमेंट के पास जाना रोजगार है नहीं तो दे सके, पैसे नहीं है उसके पास, पूरा पैसा अपनी सिक्योरिटी में खर्च कर रही है वो। ठीक है ना, विधायक जी एक बार जीत गए, जिंदगी भर पेंशन पैसे पैसे खा रहे हैं बैठ के, ठीक है ना, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हैं? विधायक जी एक बार जीत जाते हैं, आजीवन पैसा लेते हैं मेरे को, ठीक है ना। खैर वो जनता के सेवक है, ठीक है ना, जनता की सेवा छोड़ के बाकी सारा काम करते हैं। पूरे पूरे 5 साल के कार्यकाल में से एक काम नहीं होता है जिसका नाम है जनता की सेवा, ठीक है, शायद करते भी हूँ, ठीक है ना। ग्राउंड लेवल पे तो दिख जाए, कहीं ना कहीं तो दिख ही रहा होगा, घोटाला वोटा मार रहे हो तो भी है, ठीक है ना। वो भी जनता की सेवा ही है मेरे भाई, ठीक है ना। अगर उसको नहीं करेंगे तो कंबल कैसे बांटेंगे, इतना तनख्वाह थोड़ी मिलती है गवर्नमेंट से कि कंबल बांट देंगे फ्री में। कंबल बांटने के लिए भी चाहिए होगा, ठीक है ना। अब कंबल बांटने के लिए क्या होगा कि ये जो एमसीडी वाले हैं, इनके यहाँ आता है फिनाइल विनाइल, आता है हेन तेन आता है साफ ऑफ करने के लिए, सफाई कर्मचारी उर्मचारी के पास फिनाइल विनाइल बेच लेते हैं ये लोग, ठीक है ना। कुछ कुछ तो घर बैठ के पी लेते हैं उसको। हाँ, जुलाई में कंबल बांट रहे हैं, बताओ, एसी बांट देते यार, समझ में आ रहा है ना। खैर इस बार बिहार में खूब पैसा चला, बिहार पैसा चला इस बार तगड़ा होगा। आइए पढ़ता, हैदराबाद के बारे में पढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। हैदराबाद अपने आप में एक गाना भी है, इसमें रैप भी है, ठीक है ना। हैदराबाद को जानना है तो उसकी बिरयानी खाने आओ, कुछ ऐसे करके है ना। तो उसमें शायद उसमें गए थे, पता नहीं, हासिल कुछ करके एक शो होता है, हासिल 2.0, उसमें गए थे कि असली बिरयानी खानी है तो हैदराबाद को आओ, है ना वो गाना, जो भी है, ठीक है ना, बढ़िया था। लेकिन मतलब हम रील्स में ही देखते थे, रील बहुत देखते हैं मेरे भाई, हम 8-8 घंटा रील देखते, रील से एक चीज सीखते हैं, जीवन में कुछ करेंगे ससुराई तो ना ये करें। ठीक है ना, जलेबी चौक पे बैठ जाएंगे टोरो टोरो लेके, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, लेकिन रील नहीं बनाएंगे। आइए, हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी, यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई थी। ये बात हैदराबाद को समझाओ मेरे भाई ने, ये बात, ये तो हैदराबाद को समझ में नहीं आ रही है कि चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई है ये। हाँ, ये तो बिहार वाली बात हो गई, कुफरम बैठ के बोल रहा हूँ हम भीगेंगे नहीं। अब समझ हम देखा, ध्यान से देखना ऑनलाइन वालों, ये रहा बिहार, ठीक है ना, ये रहा नेपाल, ये रहा यूपी, इसके बगल में रहा एमपी, यहाँ रहा छत्तीसगढ़, मतलब एमपी छत्तीसगढ़ झारखंड सभी से सटा हुआ है। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, पूरे क्षेत्र में दारू मिलती है, इस पूरे क्षेत्र में दारू मिलती है, भर भर के। यहाँ नहीं मिलती, यहाँ का आदमी बॉर्डर पार करेगा, यहाँ आएगा, किसी भी एरिया में भर के पिएगा, उसके बाद फिर वापस चला जाएगा। समझ में आ रहा है, लेकिन बिहार में दारू बैन है। आइए, पुराने हैदराबाद के कुछ ऐसे हिस्से आज भी महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में है। हैदराबाद के शासन निजाम कहा जाता था, और दुनिया का सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निजाम ने 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का समझौता किया। यह समझौता 1 साल के लिए किया गया था। इस बीच भारत सरकार ने हैदराबाद के निजाम से बातचीत जारी रखी। इसी दौरान
हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन जोर पकड़ा। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासक के अवसर पर दुखी थे, वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। मतलब जो तेलंगाना इलाके के किसान थे ना, वो निजाम के दमनकारी शासक, दमनकारी मतलब समझता कि बहुत अजीब तरीके से उनसे कर वगैरह टैक्स वगैरह वसूलना, ठीक है ना, बहुत बेरहमी तरीके से उनको ट्रीट करना, निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं निजाम के शासन में बहुत ज्यादा जुल्म का शिकार हो रही थी। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आ जुड़ी। हैदराबाद शहर इन आंदोलनों का गढ़ बन गया। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इन आंदोलनों की अग्रिम पंक्ति में थे। आंदोलन को देख निजाम के लोगों के खिलाफ एक अर्ध सैनिक बल रवाना किया गया। इसे रजाकार कहा जाता है। रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रजाकारों ने गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया। रजाकारों ने लूटपाट मचाई और हत्या तथा बलात्कार में उतारू हो गए। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिक पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंचे। कुछ रोज तक रुक रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम के आत्मसमर्पण के साथ हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। ऑपरेशन पोलो, मार्को पोलो, निकोलो पोलो, ठीक है ना, मारो पोलो, फिर उसके बाद निकोलो पोलो। ऐसा नहीं है, ऑपरेशन पोलो नाम था मेरे भाई इसका। ये भी ऑपरेशन से पैदा हुआ था, ठीक है ना। इसके ऑपरेशन का नाम था पोलो, मार्को पोलो और निकोलो पोलो। आइए आगे चलते हैं, हम सब समझते हैं मणिपुर के बारे में, ठीक है ना। आज भी मणिपुर में मेरे भाई बड़ी बेहतरीन तरीके से हिंसा हो रही है, ठीक है ना। पता नहीं गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जा रहा उस तरफ, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। बट थोड़ा सा अच्छा, नॉर्थ ईस्ट के साथ ना बड़ी जाति भी होती, बड़ी जाति होती है नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ। एक तो सबसे घटिया बात ये होती है कि हम लोग मतलब इधर रहते हैं ना, मतलब इधर नॉर्थ साइड में, ठीक है ना, फिर साउथ साइड में जो भी लोग रहते हैं वो ना नॉर्थ ईस्ट को बड़ी अजीब तरीके से देखते हैं। चाइनीज चाय कुछ तो होते हैं, बैल टाइप का आदमी, ठीक है ना, पड़ोसी वाला, उस सबको मतलब चाइनीज चाइनीज कह के बुलाता है। नेपाली है तुम सारी, नॉर्थ ईस्ट वाला है यार, समझ में आ रहा है? आज भी सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल वहीं से आता है, ठीक है ना। आपको पता है एक टाइम हरियाणा जो है वो पहलवानी और कबड्डी का गढ़ था मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना। लेकिन आज हरियाणा में ऐसे ऐसे गाने बनने लगे हैं ना कि वहां का यूथ ही बर्बाद हो रहा है, यूथ ही बर्बाद हो रहा है वहां का। और यूथ बर्बाद हो रहा है, इसका मतलब आने वाले टाइम में जो भी यूथ से चीजें एक्सपेक्ट थी वो सब खत्म हो रही है। और हरियाणा के टाइम पे एथलीट एथलीट का गढ़ था, ठीक है ना। आपको लगता होगा कि गाने किसी को क्या प्रभावित करेंगे, किसी की इन्फ्लुएंसर द्वारा दी गई गालियां किसी को क्या प्रभावित करेंगी, ये ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। यूथ के दिमाग में ये चीजें बहुत तगड़े से, हम लोग के यूथ से होकर के गुजरे हैं, इसलिए ये चीजें यूथ को बहुत तगड़े टॉर्चर करती है। यूथ इन चीजों को जब अपने क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, ठीक है ना, एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, खटोला पलट गया, ठीक है ना, दुनाव ढला गया, ये चीजें नहीं दिखाई जाती। अगर आपने कभी सूट आउट एंड लोखंड वाला, सूट आउट एंड वडाला देखा हो, भी अगर देखी हो, दोनों मूवी देखिएगा, हम सजेस्ट करेंगे, सूट आउट एंड वडाला और सूट आउट एंड लोखंड वाला, ठीक है ना। ये दोनों मूवियों में आप देखिएगा, क्रिमिनल का जीवन जो है ना वो शुरुआती दिनों में, मतलब लास्ट में उसके एनकाउंटर से पहले जीवन बहुत बेहतरीन तरीके से गुजर रहा होता है। क्षेत्र का हर एक आदमी उससे डर रहा होता है, प्रशासन तक उससे डर रहा होता है। लेकिन जब उनकी मौत होती है मेरे भाई ना, तो गली का कुत्ता भी पूछने नहीं आता उसे, सीधा सीधा बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए बदमाशी उदमाशी ठीक है, नई उम्र में है, उस उम्र में जो भी चीजें होती है, बट बड़ी अटपटी सी चीजें हो जाती है कभी कभार आवेश में आकर के, ठीक है ना। इसलिए नई उम्र में कुछ चीजों को बचाने की आवश्यकता है। मासूम शर्मा जी के गाने सुनकर के अगर आप खुद को बदमाश समझ रहे हो, पुलिस भगाती है लाल ना, जमीन कम पड़ जाती है भागते भागते। अरे तुम्हारा बदमाशी वाला रील 2 मिनट में निकल जाएगा। हाँ हाँ मेरी जान, मुहे माने तमाचा खींच के करीब, समझ में आ रहा है ना। गजब गजब कौन, एक तमाचा मार दो 3 दिन ग्लूकोज चढ़े इनको, समझ में आ रहा है ना। ठीक से असली वाली पिस्टल हाथ में थमा दो ना तो झुक जाए ऐसे, इसे झुक जाए एक तरफ, कंधा पोस्पा हो जाए। ये लगा रहे बदमाशी वाले गाने,
चार गाड़ी नंबर मतलब चार गाड़ी नंबर मतलब हरियाणा का क्षेत्र। गरीब हो तुम, पढ़ लो पहले। एचआर होता है उसका मतलब। ठीक है भाई, ठीक है ना, थोड़ा यूथ स्टेज का ध्यान रखे, ज्यादा बदमाशी बांधे के चक्कर में ना पड़े हूँ। पढ़ाई वढ़ाई ध्यान दें और करो क्या। आइए मणिपुर के बारे में चर्चा करते हैं। मणिपुर, ये वही पुर है जहां पर मणि मिली थी, ठीक है ना। और मणि मिलने के बाद नाग को मार दिया गया था, ठीक है ना। और उस नाग को उठा करके फिर पूर्व में भेज दिया, तो इसी से उसका नाम नागपुर पड़ा। समझ में आ रहा है ना। फिर ऐसा कुछ नहीं है। आइए, तो मणि अलग हो गए और नाग अलग हो गया, तो इधर मणिपुर हो गया, उधर नागपुर हो गया। इलाका थोड़ा दूर था, इसलिए दोबारा मणि कभी नाग के पास जा नहीं पाई। आज भी मणि चल रही है। हाँ हाँ, महाराष्ट्र वाला नागपुर। आइए, आजादी के चंद रोज पहले मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में शामिल भारतीय संघ में अपने रियासत को विलय करने पर सहमति पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी एवज में उन्हें आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्ता बरकरार रखी जाएगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की देशी रियासत में सार्वधानिक राष्ट्रतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग था जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार सिद्धांत को अपनाकर चुनाव। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, पूछा जाता है मेरे भाई आपके एग्जाम में, ठीक है ना, कि मणिपुर भारत का पहला ऐसा राज्य था जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर वोटिंग हुई थी, ठीक है। आइए, मणिपुर विधानसभा में विधानसभा ने भारत के विलय पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि यह रियासत भारत में मिला दी जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टी इसके खिलाफ थी। भारत सरकार ने महाराजा को राजी किया कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दे। 1949 के सितंबर में भारत सरकार ने इसमें सफलता मिल गई। आगे आते राज्य का पुनर्गठन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ कैसे कैसे देशी रियासतों को मिलाया गया, कितने कितने रहे, समझते हैं राज्यों का पुनर्गठन। बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी सामने थी। यह महज प्रशासनिक विभाजन का मसला न था, प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राजनीतिक एकता विखंडित न हो। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं सार्वजनिक रूप के लिहाज से तय की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र जीत लिया, उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दी है। उसने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का वायदा किया। 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ, देख रहे हो। अभी हम बोले थे ना आपसे आपसे कि मणि के बाद नाग आएगा, तो नागपुर अधिवेशन हुआ। दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था। वे समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज के रूप में बरतती थी, कामकाज के रूप में नहीं बरतती थी। आजादी के बंटवारे के बाद स्थितियां बदली। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है, देश टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। हमारे देश के नेताओं को लग रहा था कि भाषावार राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौती का ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है। किस चुनौती की? सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की चपेट में पहले से था। केंद्रीय नेतृत्व के इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया। रजवाड़ों का मसला अभी हल नहीं हुआ था, बंटवारे की यादें अभी ताजा थी। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों की चुनौती थी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी लोग क्षेत्रों में सड़क पर विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल और कर्नाटक में भी हैं। विशाल आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया था आंदोलन।
इसने मांग की थी मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों के लिए अलग राज्य न आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र को लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी और उसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोट्टू श्रीरामुलु अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ी अव्यवस्था फैल गई। आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं होने लगी। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल या मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के नाम पर अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत का प्रशासनिक मानचित्र 1960 ये रहा भाई। ये पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ठीक है ना, ध्यान रखना। अभी इसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड नहीं दिख रहा है, ना ही इसमें उत्तराखंड दिख रहा है और ना ही तेलंगाना। ये तीनों 2000 में बने, सन 2000 में बने थे। समझ में आ रहा है ना। और ये जो मद्रास आपको दिख रहा है ना, ये अभी तमिलनाडु हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। और उस नागा हिल्स तीसरे क्षेत्र मतलब धीरे धीरे अभी ये फिर से टूटेगा। आइए थोड़ा सा आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। आंध्र के गठन के साथ ही दूसरे हिस्सों में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन करने का संघर्ष चल पड़ा। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का काम राज्यों की सीमांकन के मामले पर गौर करना था। उसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग ने रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। यह अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आजादी के बाद शुरुआती सालों में बड़ी चिंता थी कि अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर देश की एकता पर आंच आएगी। आशंका था कि नई भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा। जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर अन्य राज्यों के पुनर्गठन पर मन बनाया। उम्मीद थी कि अगर हर इलाके में अगर हर इलाके के क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया गया तो बंटवारे और अलगाववाद के खतरे की कमी आएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया। भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की घटना आज 50 साल से भी अधिक समय हो गया है। हम कह सकते हैं कि भाषाई राज्य तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलन ने लोकतांत्रिक राजनीतिक और नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूप में बदला गया है। राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी अभिजात तबके के लिए नहीं बल्कि बाकियों के लिए भी खुल गया था। भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक स्वरूप आधार भी मिला। बहुतों को आशंका थी कि बहुतों की आशंका के विपरीत इससे देश नहीं टूटा। इसके विपरीत देश की एकता और मजबूत हो गई। मतलब बहुत सारे लोग मानते थे कि अगर भाषा आधार पर राज्यों का गठन किया गया, भाषा मतलब राज्यों को तोड़ा गया और अलग अलग राज्य बनाए गए तो इससे उसकी एकता अखंडता पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यह कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांतों को स्वीकृति मिली। हम यह कह सकते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया। तो इसका सीधा सीधा मतलब इतना भर नहीं है कि भारत में लोकतंत्र संविधान पर अमल होता है अथवा भारत में चुनाव करवाए जाते हैं। भारत के लोकतंत्र होने का एक बृहत्तर अर्थ है। लोकतंत्र को चुनने का अर्थ है विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। साथ ही यह मानकर चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई थी। आज के आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति इसी दायरे में चली। कुछ आगे की ओर नए राज्य का निर्माण। ठीक है ना। आइए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। भाषावार राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए सिद्धांत
सिद्धांत को मान लेने का अर्थ यह नहीं था कि सभी राज्य तत्काल भाषाई राज्य में तब्दील हो गए। एक प्रयोग द्विभाषाई राज्य मुंबई के रूप में लिया गया, जिसमें गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे। एक जन आंदोलन के बाद 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। पंजाब में हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी दो समुदाय थे। पंजाबी लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। बहरहाल बाकी राज्यों की तरह उनकी मांग 1956 में नहीं मानी गई। 10 साल बाद यानी 1966 में पंजाबी भाषा के इलाके पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया। बृहत्तर पंजाब से अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के नाम से राज्य बनाए गए। 1972 में एक बार फिर से राज्यों के पुनर्गठन का एक बड़ा प्रयास पूर्वोत्तर में हुआ। असम से अलग करके 1972 में मेघालय बनाया गया। पॉइंट याद रखिएगा। इसी साल मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 के वजूद में आए, जबकि नागालैंड से कहीं पहले यानी 1960 में राज्य के रूप मतलब राज्य बन गया था। बहरहाल राज्यों के पुनर्गठन में सिर्फ भाषा को आधार बनाया गया, ऐसी बात नहीं है। बाद में अनेक वर्षों में उप क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृति अथवा विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन पर सवाल उठाकर अलग राज्य बनाने की मांग की। ऐसे 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में बने थे। सन 2000 में बने थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना भी एक नए राज्य के रूप में जुड़ गया था। राज्यों के पुनर्गठन की कथा अभी समाप्त नहीं हुई। देश के अनेक इलाकों में छोटे छोटे अलग अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उत्तरी भाग में राज्य बनाने के लिए ऐसे आंदोलन चल रहे हैं। ठीक है ना, चैप्टर खत्म हो गया। अब इसको पढ़ लीजिएगा, दोबारा एक बार समझ लीजिएगा। जो डाउट आए कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में आपका डाउट ले लेंगे। ठीक है ना, एक बार इसको क्वेश्चन आंसर आप खुद देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा। हम क्वेश्चन को बखूबी अच्छे से लिख के उसके बाद पीडीएफ अपलोड करके आपको बता देंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।